बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और नाज़रीन आपको प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि हम सबको मालूम है कि मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है और इस बार मानसून के हवाले से ये पेशगोई की गई थी और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि मामूल से कुछ ज़ायद बारिशें होंगी। अब जो एक सूरत हाल हम देख रहे हैं मुल्क भर के जो मुख्तलिफ़ शहर हैं उसमें जो बारिशें हो रही हैं वो वाकई मामूल से ज़्यादा हैं। आप अगर पंजाब को देख लें, आप खैबर पख्तूनख्वा को देख लें, आप कराची को देखें तो और बलूचिस्तान को, तो बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और चूँकि खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि जो अर्बन फ्लडिंग है उसके भी खदशात हैं और जो दरिया हैं उनमें भी, नदी नालों में भी तुग़यानी के खदशात हैं, सैलाबी सूरत हाल बन सकती है, लिहाजा बहुत सी एहतियातों की ज़रूरत है। लाहौर में जो बारिश हुई है गुज़श्ता रोज़, वो आप देख सकते हैं, वासा का ये कहना है कि लाहौर का गुज़श्ता 44 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। और इस वक्त जो हमने देखा कि अस्पतालों में, शाहराहों में जो 5 से 6 घंटे की, 7 घंटे की बारिश वहाँ पर हुई तो हर तरफ पानी खड़ा हो गया। लेकिन बहरहाल इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत भी हमें काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आई और अगले 2 घंटों में जो शाहराएँ हैं, जो हस्पताल हैं, उनसे पानी ख़त्म कर दिया गया, उनसे निकासी आप का जो काम था वो मुकम्मल कर दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ अब ज़ाहिर है वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने भी NDMA को हिदायत जारी की हैं, जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनको अलर्ट रहने की हिदायत जारी की हैं किसी भी जो इमरजेंसी की सूरत हाल है उससे निपटने के लिए। तो बहरहाल बहुत सी एहतियातों की ज़रूरत है। लेकिन मौसमी जो सूरत हाल है उस हवाले से हम थोड़ी सी अपने प्रोग्राम के शुरू में अपडेट ले लें। तो हम एक टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल मैट महर साहिबजादा खान। महर साहब, बहुत शुक्रिया। आप ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है ये एक्सपेक्टेड तो था कि मामूल से ज़ायद बारिशें होंगी। हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। अभी जो एक स्पेल चल रहा है इस हवाले से क्या है, कब तक ये स्पेल चलेगा इस तरह से? ये स्पेल तो इसकी फोरकास्ट जो है ना, प्रिडिक्शन हमने 6 अगस्त तक दी हुई है। लेकिन 6 अगस्त के बाद भी सिलसिला जो है वो बारिश का जारी रहेगा, ये नहीं है। कल भी बारिश काफी शिद्दत के साथ लग रही है कि कल भी ज्यादा होगी, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि जी लाहौर में ज्यादा हो, किसी और जगह पे ज्यादा हो सकती है, कैचमेंट एरियाज में हो सकती है। फोरकास्ट जो है हमारी ये सिंध में भी है कि जी कराची में भी अच्छी बारिशों का इम्कान है। उसके अलावा जो है बलूचिस्तान में भी, और कल ये KPK जो है हमारा सूबा है उसमें भी बारिशों का काफी ज्यादा इम्कान है। तो इस तरह ये सिलसिला जो है ना कल ज्यादा थोड़ा सा होगा। दूसरी बात ये है कि ये जो रिकॉर्ड बना है, ये आज 360 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये महकमा मौसमियात ने रिकॉर्ड की है, वासा ने नहीं रिकॉर्ड की। वासा का काम भी ये नहीं है कि जी वो बारिश, वो ठीक है, हमने रेन गेज लगाया। हाँ, वो आपने जो बताया उन्होंने फिर उसको आगे कोट किया, जो उन्होंने अपनी एक रिलीज जारी की। वो यानी एयरपोर्ट पे एक सर्टिफाइड हमारा ऑफिस है और उसने मेजर किया है। तो ये यानी 31 मई 1980 में 24 घंटों में बारिश 332.5 मिलीमीटर हुई थी और ये उसका रिकॉर्ड टूटा है 360 मिलीमीटर। और ये असल जो बात है ना, ये सबसे ज्यादा ये बड़े शॉर्ट टाइम में हुई है। 24 घंटे तक इसका होता है, रिकॉर्ड में हमें इसको 24 घंटे कहेंगे, लेकिन ये टाइम जो था ना इसका, वो सिर्फ 3 और 4 घंटे बनता है। तो इसमें जितनी ये बारिश हुई है उस वजह से ज्यादा अर्बन फ्लडिंग हो गई है कि जी पानी, फिर आपको पता है कि जी शॉर्ट पीरियड में अगर कोई इतनी ज्यादा स्पेल आ जाए, यानी आज हमने नोट किया है कुछ ऐसा भी टाइम पीरियड हमारे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लाहौर एयरपोर्ट पे है, तो उसमें कुछ 14-15 मिनट ऐसे भी हैं जिसमें 1 मिनट में 3 मिलीमीटर बारिश हुई है। यानी ये भी एक चीज बड़ी है कि जी इतनी तेज बारिश थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जाहिर है कि जब ये इस किस्म का मौसम आता है तो फिर जो इलाके होते हैं, ख़ासकर जो दरियाओं की जो एक सूरत हाल होती है उसमें भी पानी बढ़ता है। जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है उस हवाले से बताइएगा महर साहब, क्या फोरकास्ट है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि जाहिर है फिर बड़ा अलर्ट रहना होता है। बारिशें तो हो रही हैं जो ऊपर के इलाके हैं उनमें। देखें, सबसे ज्यादा खतरनाक सिस्टम अगर ये KPK से आता है ना, तो वो हमारे पूरे मुल्क को, वो आप कह लें कि सैलाब दे के जाता होता है। यानी ये सवात, ये इन इलाकों में आपने जब भी देखा होगा शदीद बारिश होती है तो वो पहले तो दरिया सवात या उसके जो है, और फिर दरिया सिंध में सैलाबी सूरत पैदा कर देती है।
और फिर ये काबल जो है, आपने देखा होगा कि काबल इस दफा ये अप्रैल में भी इसकी शिद्दत काफी ज्यादा गई थी। बिल्कुल। तो ये काबल भी हमारे लिए, चूंकि ये छोटी ट्रिब्यूटरी है और अगर उसमें पानी 3 लाख या से ज्यादा आ जाता है, बल्कि इवन के 2.5 से भी ज्यादा आता है, तो एक्सेप्शनल हाई फ्लड लिमिट हो जाती है। तो ये जो है ये भी हमारे लिए बड़ा मसला होता है, लेकिन इसकी फोरकास्ट हम देते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी सिस्टम आ रहा है उसके लिए हम दरियाओं की भी सूरत हाल पे नजर है हमारी, और मौसम की सूरत हाल पे भी नजर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महर साहिबजादा खान साहब आपका। आप हमें ताज़ा ताज़ा बता रहे थे और आप ज़रा मुल्क की मईशत के हवाले से अपने प्रोग्राम में बात कर लेते हैं। ज़ाहिर है हुकूमत की कोशिश ये है कि मुल्क को एक सही माशी सिमत में गामजन किया जाए और उसके लिए ज़ाहिर इक़दामात भी हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल मुश्किल एक माशी सूरत हाल का सामना है मुल्क को। IMF के प्रोग्राम में भी हम, लेकिन इसके साथ साथ जिन शोबों में इस्लाहात की ज़रूरत है उस पर भी हमारी तवज्जो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज भी वज़ीर ख़ज़ाना और नायब वज़ीर आज़म ने ये बात एक तकरीब से ख़िताब करते हुए कही है कि हमें इस्लाहात की तरफ जाना है और जब हम इस्लाहात करेंगे तो तभी IMF से छुटकारा मुमकिन है। लेकिन तवानाई सेक्टर जो हम देख रहे हैं, बहुत बड़े मसाइल बने हुए हैं। IPPs के हवाले से भी बहुत ज़्यादा तनकीद सामने आई है और उस पर हुकूमत ने अपने इक़दामात लेना शुरू कर दिए हैं। बहुत से जो डिस्कोस हैं वो भी, ज़ाहिर है 13 डिस्कोस का ये फ़ैसला हो चुका है कि उनको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, उनके नाम भी सामने आ चुके हैं, उस पर भी काम जारी है। और इसके साथ साथ हमने देखा था कि कुछ रोज़ कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन का दौरा किया था और उसमें CPEC फ़ेज़ 2 की बात हुई थी। तो अब उसके नताइज भी आना शुरू हो गए हैं। चीनी वफ़द जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर है और आज भी वज़ीर आज़म से चीन के एक वफ़द ने तफसीली मुलाकात की है। इसमें 10 वज़ारतों के, जो चीन से वफ़द आया है, इसमें चीन के 10 वज़ारतों के नुमाइंदा मौजूद थे और उन्होंने मुख्तलिफ़ उमूर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। तो ये तमाम जो मामलात हैं कि मुल्क की मईशत किस जानिब जा रही है और किस किस्म की इस्लाहात की ज़रूरत है और ख़ुसूसन जो तवानाई का शोबा है, जो सेक्टर है, इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं, माहिर माशियात भी हैं, जनाब शमसुल इस्लाम खान। शमसुल इस्लाम खान साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आदिल नवाज़ भट्टी साहब। आदिल साहब माहिर माशियात, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब जावेद सिद्दीक साहब। जावेद सिद्दीक साहब आपको भी बहुत खुशामदीद। शमसुल इस्लाम साहब, ज़ाहिर एक बहुत बड़ा मसला है IPPs का, इस पर हम और आप बात भी करते रहे हैं और बात भी हो रही है, लेकिन अब ज़ाहिर है कि हुकूमत ने इस हवाले से फ़ैसले लेने शुरू कर दिए हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये जो 13 इदारे हैं इनकी निजकारी की बात भी हो रही है। जावेद साहब, देखिए हमारी इकॉनमी में अगर आप इंडिकेटर्स देखें जो अभी हालिया दिनों में आपके पास आए हैं 2023-24 के साल के अंदर, तो वो तकरीबन सारे के सारे पॉजिटिव आए। आपकी एक्सपोर्ट की ग्रोथ हो गई, आपके रिजर्व्स के अंदर इजाफा हुआ, वो भी आपके जो $4 बिलियन तक पहुंच गए थे वापस 9.5 बिलियन से ऊपर आ गए हैं। फिर आपका जो सबसे बड़ी जो चीज़ अभी हालिया दिनों में आप देखिए कि आपका प्राइमरी सरप्लस जो है वो 20 साल के बाद सरप्लस हो गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी, और ज़ाहिर है इसके ऊपर पॉलिसीज़ का तसलसल तो है, और फिर आपको इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने आपकी रेटिंग भी पॉजिटिव उसमें बढ़ा दी है, CCC पॉजिटिव कर दिया है। तो आप मसला हमारे पास इस वक्त क्या आ रहा था कि वो जो कुछ चंद हेड्स हैं जिसके ऊपर हमारे पास बहुत ज़्यादा, उसमें सबसे बड़ा हेड यही IPPs का है, कैपेसिटी पेमेंट का था। और आपके जो चार्जेस, कॉस्ट ऑफ एनर्जी जब बढ़ जाती है तो एनर्जी का जो है compete करना रीजनल प्लेयर के साथ, महंगी एनर्जी मिले और इंडस्ट्री उससे compete नहीं कर सकती। तो हमारी ये जो आप जो इंडिकेटर देख रहे हैं ये बहुत बेहतर हो सकते थे। हमारे पास रिजर्व्स की पोजीशन बढ़ सकती थी, एक्सपोर्ट हमारी जो 10.5% का इजाफा हुआ उसमें और मजीद इजाफा हो सकता था अगर हमारी एनर्जी सस्ती होती। हमने जो एग्रीमेंट किए हैं, अब क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई और हुकूमत चाह रही है, क्योंकि अगर हम इसको एड्रेस नहीं करते, इनको रिविजिट नहीं करते, और इसको सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू आपका आएगा ना, वो ये होगा कि मार्केट को ओपन कर दें। हुकूमत को अपने आप को इससे निकालना है। सिंगल बायर जब अगर होगा और सारे पावर जनरेशन वाले जो हैं वो अगर एक ही बायर को देंगे और बायर के पास आगे लेने वाले कंज्यूमर वही फिक्स होंगे, और सर्दियों में आपकी डिमांड कम हो जाएगी, गर्मियों में बढ़ जाएगी, तो वो भी इतनी ज़्यादा नहीं, 20,000 से ज़्यादा का फ़र्क अगर आता है
वो एग्रीमेंट्स क्योंकि उस ज़माने में जब ये किए गए उस वक्त आपको याद है कि 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती है। हमने आपने कई प्रोग्राम इसके ऊपर किए थे, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस निकाले थे। हमने अब उसको क्या करना है कि रिविजिट करने के लिए स्टार्ट करना है कि हम अपने जो डिस्कोज हैं इनको प्राइवेटाइज करें, इस सेंस में कि ये आपको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। क्योंकि आपको पता है कि हमने प्राइवेटाइजेशन के अगर जो एक्सपीरियंसेस किए हैं पीटीसीएल के अलावा बाकी आपको इतना कोई ख़ास फ्रूटफुल नहीं हुए। इसमें भी अगर हमने सिर्फ लोगों को बदल देना है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चला रहे हैं, जो वो पुराने लाइनमैन जो सारे जो इन्वॉल्व होते हैं, आपको पता है कि हमारा जो लाइन लॉसेस हैं वो 30% पे है। वो बहुत बड़ा, दुनिया में 5-6% के लाइन लॉसेस हैं, पाकिस्तान में अगर 30% लाइन लॉसेस हैं तो वो लाइन लॉसेस में चोरी भी है और उन लोगों के पैसे भी जो आपको बिल नहीं दे रहे, जो डिफॉल्टर हैं। क्योंकि अगर मैं बिल नहीं दे रहा तो मेरी पेमेंट भी आप कर रहे हो, आप उसकी कॉस्ट पे कर रहे हो। तो ये बड़ा सही करने की जरूरत है। जब आप इसको ठीक करेंगे तो ना सिर्फ आपके कंज्यूमर डोमेस्टिक उनको रिलीफ मिलेगा बल्कि इंडस्ट्री वर्केबल हो जाएगी। आज पाकिस्तान में कराची जो है आपका पोर्ट सिटी है, वहाँ पर कोई अराउंड 20% इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं और जो छोटी इंडस्ट्रीज थे उनको इंपोर्ट्स ने तब बंद करा दिया ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो compete नहीं कर सकते। वो मार्केट जहाँ पे हमने FTA जहाँ किए हुए हैं वहाँ से इंपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान में, तो वो जो ऑटोमेटिक छोटे जो वेंडर्स बन गए थे वो वाइप आउट हो गए। एक बड़ा पॉजिटिव साइन आया था कि आपकी ऑटोमोबाइल्स के लिए, मोटरसाइकिल्स के लिए, गाड़ियों के लिए बहुत सारी चीज़ें लोकल बननी शुरू हो गई थी। लेकिन जब से हमारी एनर्जी महंगी हुई और हमने कुछ ऐसे एग्रीमेंट किए तो वो वाइप आउट हुए। आपको अब बेहतर करने के लिए एक अच्छी मैनेजमेंट लानी है। फिर दूसरा, इसमें जो हमने गलती करी ना, पावर जनरेशन की हमने बहुत ज़्यादा कैपेसिटी लगवा दी, लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आज भी अगर आप पाकिस्तान को देखें तो आपका जो है बहुत सारा एरिया जो है जो ऑफ द ग्रिड है, लाइन से कनेक्टेड ही नहीं है। तो जो प्लांट लगे हुए हैं वो प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं लेकिन अब वो ग्रिड से कनेक्टेड ही नहीं है और वो आगे कंज्यूमर तक पहुंच नहीं सकते, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बेहतर करना है, आपको प्रोफेशनल लोगों को लेकर आना है और ओवरहॉलिंग करनी है इंटायर सिस्टम की। जो आपकी चोरी है, मैं आपको ये भी बता दूं कि जी चोरी की बात पूरी चोरी जो है सर, ये क्या है कि जो नीचे का जो अमला है ना, ये मिला हुआ तो उनकी मिली भगत से चोरी होती है। ये ऑफ द बुक उनकी एक तरह की सेल है, आपको उसको एलिमिनेट करना है। ये आदिल साहब बहरहाल एक वक्त की जो ज़रूरत थी, हुकूमत को भी इस चीज़ का एहसास है क्योंकि बिल्स वगैरह ये सारे IPPs, कैपेसिटी चार्जेस, इसकी बहस तो अब शुरू हो गई है। लेकिन आपको लग रहा है कि अब फोकस दुरुस्त है कि हुकूमत ने इस मामले को समझ लिया है? क्योंकि जाहिर है अवाम जो हैं वो अपने मुंतखब नुमाइंदों की तरफ ही देखते हैं फिर मसाइल के हल के लिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें कि अभी प्रेशर जो है ना वो अभी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि 2024 में जो है हमारी गवर्नमेंट जो है 20 से 25 अरब डॉलर मज़ीद प्लान कर रही है जो लेने के लिए। तो इस ईयर जो है हमने तकरीबन जो 5 to 10 अरब का जो हमारा जो था उसमें हमने ये सारे डेफिसिट देखे और प्रॉब्लम देखी। तो नेक्स्ट ईयर जब एंड होगा हमारा फाइनेंशियल ईयर तो ये प्रेशर हम पे डबल हो चुका होगा। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट को जो अवेयरनेस मौजूद है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी इस चीज़ की इंडिकेशन दे चुके हैं कि आने वाला वक्त हमारे लिए आसान नहीं है, मज़ीद सख्तियों की तरफ इंदिया दिया गया है। तो इस सूरत हाल में अब हमारे जो जैसा शहबाज शरीफ साहब के जिसके एडमिनिस्ट्रेशन के जो चर्चे थे और जो इतनी ज़्यादा जो पॉपुलरिटी इनको मिली थी कि ये बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो पै दर पे जो ऊपर हमारे जो महकमों के अंदर जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जिस तरह आपने देखा FBR का हालिया जो वाक़या था, उसके बाद ये अभी जो ओवर बिलिंग का जो इशू आया इसका भी प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया है। और देखें कि अप्रैल से लेकर जून तक का 3 माह का, और पिछले 3 माह में हमने देखा है कि आवाम ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। अभी इन्हीं दिनों में आपने देखा कि आपने वाक़या देखा होगा कि औरत जो है, एक लेडी जो है उन्होंने कूद के जान दे दी। इसी तरह एक हमने वाक़या देखा कि 2 भाई आपस में लड़ पड़े बिलों के। तो वो जो ओवर बिलिंग के जो मतलब जो इफ़ेक्ट्स आए हैं पिछले 3 माह में, आपने देखा कि बहुत ज़्यादा पिछले 3 माह में इस बात का वावेला मचा है कि जी बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वो सारा परसेप्शन ये थी कि शायद ये जो FBR का जो रेट्स जो एडजस्टमेंट की गई IMF के हवाले से और जो टैक्सेस रेस किए गए उस वजह से हो रहा है। अब वो पता चल रहा है कि वो सारी मिसमैनेजमेंट थी और वो IMF वगैरह और वो सारा जो है वो मतलब उस हद तक था और ये तो ओवर बिलिंग हो रही थी। तो अब इसका वो जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक परसेप्शन है जो शहबाज शरीफ साहब की, वो अब वक्त है कि वो डिलीवर करने का, कि अब इसको एड्रेस किया जाए। उन्होंने किया भी है फौरी तौर पर, जो मेजर उन्होंने लिया, उन्होंने कहा कि डेट एक्सटेंड कर देते हैं। उन्होंने डेट बिलिंग की एक्सटेंड की है। उसके बाद आगे मजीद एडजस्टमेंट्स की बात की जा रही है कि एडजस्टमेंट की जाएगी, तो इससे लगता है कि एक सायर रिलीफ तो आएगा। लेकिन देखें इसमें अब देखना यह है कि गवर्नमेंट जो मेजर्स ले रही है, मिसाल के तौर पर
200 यूनिट की बात है। अब अगर 200 यूनिट का जो रिलीफ है उसके अंदर आप मैनेज कैसे कर सकते हैं? मतलब एक घर का जो है ना आपका, वो भी 200 यूनिट का, आप एक पंखा चलाते हैं, उसके साथ एक वॉशिंग मशीन, आपका एक फ्रिज चल रहा है, एक टीवी चल रहा है, आपके 200 यूनिट क्रॉस हो जाते हैं। तो 200 ये जो स्लैब है इसको बढ़ाने की जरूरत है, कम से कम 200 से 400 यूनिट तक जाने की जरूरत है, क्योंकि 400 यूनिट भी आपका 2 बेड का जो है ना आपकी जो उसके अंदर आप बड़ी मुश्किल से उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, 400 यूनिट्स को भी। तो इसको स्लैब को बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा सा रिलीफ देने की जरूरत है, और सबसे जो बड़ी बात कि हमें अपने लोगों को एजुकेशन देने की जरूरत। देखें आपके जो मोबाइल पैकेजेस हैं या जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, आपको साथ साथ मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। मुख्तलिफ कंपनीज आपको जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, आपको मैसेज आना शुरू होता है कि आपकी यूजेज जितनी होगी इतनी यूजेज होगी। हम ऐसा स्मार्ट सिस्टम क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवा पा रहे बिलिंग के अंदर कि जब आपके 100 यूनिट पूरे हुए आपको मैसेज आ जाए कि आपके 100 यूनिट हो गए, आपके 200 यूनिट पूरे, आपको मैसेज आ जाए। इन कंपनीज को फायदा है कि जितनी ज्यादा इनकी बिजली बिकेगी वो उसको मतलब इस तरफ आने नहीं दे रहे, सिस्टम को अपग्रेड नहीं करने दे रहे। अभी आपने चाइना की बात की, अब देखें चाइना ने जो है वो अब इस हवाले से बात की कि शायद सिर्फ वो रोड नेटवर्क पे बात कर रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। वो उन्होंने हमारे पिछले चंद साल के 3 से 4 साल के दौरान 1000 मेगावाट बिजली हमारे सिस्टम में शामिल कर दिया, और अब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी अच्छा खासा वो काम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं। तो अभी ये वक्त है, ये टाइम है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी ध्यान दें और लोगों को एजुकेट करने के हवाले से भी इस पर खुसूसी काम की जरूरत है। कि काफ़ी बिजली शामिल हो गई है सिस्टम के अंदर, लेकिन जो सनती जोन्स की बात हो रही थी और वो पहले वो बहुत ताखीर का शिकार है, उस पर बहुत तेज़ी में काम करने की ज़रूरत है। हम अगले मरहले में तो उस पर यकीनन बात करेंगे। जावेद सिद्दीक साहब, एक पॉलिटिकल विल तो आपको एक नज़र आ रही है हुकूमत की कि वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन साथ में बता भी रहे हैं कि एक मुश्किल सूरत हाल है। यानी आज भी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने यही कहा, लेकिन इसहाक डार साहब ने इसी तकरीब में ये भी कहा कि ठीक है हमें 130 अरब डॉलर देने हैं, लेकिन हमारी मईशत के अंदर गुंजाइश अब भी मौजूद है, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। लेकिन एक पॉलिटिकल विल आपको नज़र आती है हुकूमत की? बिल्कुल आती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हुकूमतें माजी में रही हैं उन्होंने ये सारा उनकी नायली, तसाहुल यानी सुस्ती और डेफर कर देना, मौखर कर देना फ़ैसले, जो फ़ैसले आज से 15 साल पहले होने थे मईशत के हवाले से, रिफॉर्म्स के हवाले से, वो उनको मौखर किया गया, डेफर किए गए। और वो ये जो आज हम सिचुएशन देख रहे हैं ये क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट है उसका, जो कि माजी में होता रहा है। चलें जी, ये आज का दिन गुजर जाए, आज महीना गुजर जाए या आज का साल गुजर जाए तो ठीक है, खैरियत है। लेकिन कौमों की ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। आपको बर वक्त फ़ैसले करना होते हैं, कौम को रिलीफ देना होता है। और अब देखें ना कितनी बड़ी तनकीद हो रही है कि जो उस वक्त ये जवाब ये पेश किया जा रहा है कि जी 90s में जब ये IPPs के साथ एग्रीमेंट हुआ तो लोड शेडिंग अपने उरूज पर थी 16, 17, 18 घंटे की। उससे जान छुड़ाने के लिए इस किस्म के मुआहदे कर दिए गए जिनकी आज हमें कीमत देनी पड़ रही है। आवाम तंग है, उनकी नाक में दम आ चुका है। सो मैं समझता हूँ कि ये जो एक मुसलसल जो हमने इग्नोर किया, आज की जो हुकूमत है या इससे पहले की जो हुकूमतें चांदे गुजरी हैं, उनको इसकी कीमत देनी पड़ रही है। सो मैं समझता हूँ कि अब इस हुकूमत ने रियलाइज़ कर लिया है कि इससे आगे मज़ीद हम इसको मौखर नहीं कर सकते, डेफर नहीं कर सकते। वी हैव टू टेक डिसीजंस, फ़ैसले करने। तो फ़ैसलों में अब देखें ना एजिटेशन भी शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में IPPs के ख़िलाफ़। बिलों में जो इन्फ्लेक्ट इतना ज़्यादा बिल्स आ रहे हैं लोगों के, और एक एक घर के 2-2 कमरों के हज़ारों रुपए में बिल आ रहे हैं, तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो मैं समझता हूँ हुकूमत को इसको एड्रेस करना पड़ेगा। वो रिफॉर्म्स जो कि पावर सेक्टर में चाहिए उनको मज़ीद आप टाल नहीं सकते। और जो टैक्स का निज़ाम है, आप देख लें कि पूरा मुल्क जो है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, मुझे बड़ा इससे दुख होता है कि जिस सेक्टर पे टैक्स लगता है वो कहता है जी हम टैक्स नहीं देते, टैक्स नहीं दे सकता। ताजर दोस्त स्कीम जो थी उसमें मैंने आज कहीं स्टोरी पढ़ी है कि 1500 सिर्फ रुपए जमा हुए हैं। सो आई थिंक जो अब हम हुकूमत से ये तवक्को करते हैं कि वो हमें हेल्थ फैसिलिटी दे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे, रोड्स बना के दे, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ कायम करके दे, और जो फैसिलिटीज़ जो हम डिमांड करते हैं फिर वो टैक्स भी हमें देना चाहिए। सो अवॉइडिंग टैक्स से बचना, और इस अमर के बावजूद कि आपके पास करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के एसेट्स हैं, आप कारोबार भी कर रहे हैं
और इसके बावजूद अगर आप टैक्स नहीं दे रहे तो कौम के साथ आप मेरा ख्याल है ज़्यादती कर लें। और उसका नतीजा ये है कि जो तनख्वाहदार तबका है उस पर बहुत बोझ बढ़ गया है। और ये जो एक बात की जा रही है कि सिर्फ तनख्वाहदार तबके को टैक्स न किया जाए, एग्रीकल्चर को टैक्स किया जाए, रियल एस्टेट को टैक्स किया जाए, और कई शोबे जो अनटैक्सड हैं और जिनको अभी तक टच नहीं किया गया तो वो टैक्स उनसे लिया जाए। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ये इस बात का एहसास है। तो जो रज़ाक डार साहब कहते हैं कि गुंजाइश है हमारे पास, गुंजाइश तब है कि हम काम करें, हम खुद भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली और प्रोडक्शन बढ़ाएं, पैदावार बढ़ाएं, ज़राई और सनती पैदावार बढ़ाएं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, जिसमें बहुत बड़ी गुंजाइश। आईटी सेक्टर ख़ास तौर पे उसमें आज मैंने देखा है कि $3 बिलियन तक उसकी एक्सपोर्ट जा चुकी हैं। ये एक्सपोर्ट जो है 15, 10, 12, 15 अरब डॉलर जा सकती है, बाकी भी। तो जब ये सूरत हाल होगी तो हम इस बुरान से निकल आएंगे और हम ये जो डॉलर का क्राइसिस है, जैसे वो कहते हैं 27 अरब डॉलर हमने अब मैनेज करने हैं, जिसके लिए चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह से बातचीत हो रही है, तो हम अपने तौर पे अपने वसाइल से ये कर सकते हैं। सो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को रियलाइजेशन है, एहसास है, और टफ़ डिसीजंस करने पड़ेंगे और लोगों को हुकूमत का साथ देना चाहिए। ये कि सब कुछ हुकूमत करे और सब कुछ वही ठीक करे, आवाम का जो अपना रोल है, मुख्तलिफ सेक्टर्स ऑफ लाइफ जो हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, दे हैव टू प्ले देयर रोल। आप देखें चाइना और बांग्लादेश देख लें, आप वियतनाम देख लें, छोटे छोटे मुल्क जो कि तबाह हो चुके थे जंगों की वजह से, किसी और वजह से, वो सारे फिर खड़े हो गए अपने पाँव पे। तो हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए, और उम्मीद के साथ और लगन के साथ, मेहनत के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल आए। शम्सुल इस्लाम साहब, ये एक तो हुकूमत को, अवाम को भी एतमाद में लेने की ज़रूरत है कि वही जो बात है, जो ऑन ग्राउंड है, वो सच बताई जाए। साथ में ये जो नेपरा की अब रिपोर्ट की बात की आदिल साहब ने भी, ये जो तहकीकाती रिपोर्ट है नेपरा की, उसमें वो कह रहे हैं कि ये अप्रैल तक जून 2024 तमाम तकसीमकार कंपनियों ने ओवर बिलिंग की है और सार्फिन से ज़्यादा बिल वसूल किए हैं। आपको लग रहा है कि अब तवक्को की जा रही है कि ये कंपनसेट करें, हुकूमत इस पर एक्शन ले और कंपनसेट करें, क्योंकि आप इतने कैसे आज़ाद हो गए कि आप इस तरह से ओवर बिलिंग आप करें, सब कुछ करें, आपको सब कुछ मिल रहा है और आप ओवर बिलिंग कर रहे हैं। देखिए, इसमें क्या है कि रेगुलेटर का भी इसके अंदर रोल है, क्योंकि वो इनको मॉनिटर कर रहा है ना। फिर डिस्कोस ने जो ओवर बिलिंग की है, तो आपके सामने कई दफ़ा पब्लिक भी लेकर आई, इशूज़ लाया, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। और ये जितने डिस्कोस हैं, चाहे आप कराची से क्या जो आपके इलेक्ट्रिक प्राइवेट है ना, वो उसकी बिलिंग ले लें और बाकी डिस्कोस की बिलिंग ले लें, सबकी बिलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ओवर बिलिंग की जा रही है और उसका कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं था। तो हमको जो है इसके ऊपर एक्शन भी लेना होगा और जो इन्वॉल्व लोग हैं, जो इसमें शामिल थे, उनको सजाएं दी जाएं, करार वाकई सजा हो, ताकि लोगों को उनके बाद उनको देखने वालों को एक इबरत हासिल हो कि हम इस तरह की ओवर बिलिंग करके, और इसकी बदनामी हुकूमत पे आ जाती है। हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन अगर उसका फेलियर हो रहा है तो वो इन अदारों की नाअहली की वजह से हो रहा है, जो लोगों को, मासिस को एजिटेट कर रहे हैं टू डेमोन्स्ट्रेट एंगर ऑन रोड और जाके प्रोटेस्ट करें और घेराव करें, ये सारी चीज़ें। तो आपको सिस्टम बेहतर करने के लिए कुछ और, मैं आपको यूके की मिसाल देता हूं कि वहां पर एक प्रीपेड कार्ड वाला सिस्टम है। आपने कार्ड डाला, मीटर लगा हुआ है, वो आपका कार्ड का बैलेंस अगर 100 पाउंड में डाला हुआ है, आपने 100 पाउंड खत्म हो गया, आपकी बिजली बंद हो गई। आप वो सिस्टम ले आओ और साथ आपने इसको सिस्टम को प्राइवेट जो है मार्केट बेस पे करना है। प्राइवेटाइजेशन 100% कभी भी आपको फ्रूट नहीं देती। उसके लिए आपको एक सिस्टम ऐसा बनाना होता है कि वो जो प्राइवेट सेक्टर आए, उसको अदारे को ले, वो उसको बेहतर चलाए। उसके अंदर हुकूमत को बड़े प्रोजेक्ट जितने भी हैं, वहाँ पर आपको गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप होनी चाहिए। ये मोड जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, ये इफेक्टिव होता है। एक हुकूमत नज़र भी रखती है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा होता है। फैसला किया है कि एक्सपर्ट लाएंगे प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल, ये होना चाहिए। और फिर वो एक्सपर्ट्स भी ना आए। हमारे पास माजी में ये देखा कि जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे, कुछ लोग ऐसे भी एनर्जी सेक्टर में अपॉइंट हुए गुज़श्ता हुकूमतों में, जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को देख के अपनी वो मनमाने बिल, अपना टैरिफ और सब कुछ अप्रूव करा गए। तो आपको इंडिपेंडेंट लाने चाहिए जिनका कोई उसके अंदर उस सेक्टर से इन्वॉल्वमेंट नहीं हो।
फिर प्रोफेशनल देगा, फिर आपकी कोई पॉलिसी अब आती है ना, तो आप अगर ओवरनाइट इंप्लीमेंट करते हो तो वो बैकफायर भी करती है, क्योंकि आपने उसके जो आज देखें IPPs का 92 से स्टार्ट हुई, उसके बाद ये मुख्तलिफ दौर में चेंज होती गई, आज आपको सामने आया है कि इसमें कितने फॉल्ट्स थे। अगर ये पॉलिसी आप डिबेट करा लें, हमेशा पॉलिसी वो होती है जो अगले 5 साल 10 साल के लिए बनाई जाती है। आपने एक पॉलिसी डिसाइड की कि हमने ये सेक्टर इस तरह से खोलना है, उसकी पॉलिसी आप यूनिवर्सिटीज़ में डिबेट करा लें, आपके पास इकोनॉमिक्स के लम्स है, IBA, आपके पास पाइड है और दूसरी अदारे हैं, वहाँ डिबेट हो जाए, साल 6 महीने डिबेट हो, चैम्बर्स में जाए, हर जगह उनका ओपिनियन आ जाए, उसके बाद उसको फाइन ट्यून करके आप उसको डाल दें। मार्केट बेस्ड फ्रूट तब मिलते हैं जब किसी सेक्टर का वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होगा। IPPs ने देखे इस पॉलिसी को देखा और उनको पता था कि हमने सिर्फ प्लांट लाने हैं, वो कहीं से भी प्लांट लेकर आए, इंस्टॉल किया और बगैर चलाए, बगैर कोई फर्नेस जलाए उन्होंने पेमेंट वसूल कर ली, क्योंकि उसके अंदर पे और टेक का था। अगर आप ऐसे एग्रीमेंट करेंगे जिसको बगैर स्टडी, बगैर डिबेट के आपका कोई भी पॉलिसी फ्यूचर में अगर आती है तो उसके रिजल्ट ऐसे आएंगे, क्योंकि ये पॉलिसी IPPs की हमने नहीं बनाई थी, ये आपको वर्ल्ड बैंक ने बना के दी थी। उस वक्त अगर इसके ऊपर डिबेट हो जाती तो आज पाकिस्तान जो है $100 बिलियन की एक्सपोर्ट को क्रॉस कर चुका होता। हमारे पास वही प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं, चाइना भी बना रहा है, वियतनाम भी बना रहा है, बांग्लादेश, इंडिया सब बना रहा है, हमारे पास कोई नई चीज़ नहीं है। हम जब उसको सस्ता बेचेंगे अपने मुकाबले में दूसरे कंपेटिटर के, तो हमारी एक्सपोर्ट होगी, वरना आपकी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो 19 बिलियन की थी वो कम होकर अब 16 बिलियन पे आ गई। अब इस साल और मजीद कम हो सकती है, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट है, इंटरनेशनल प्राइसिंग यूँ होती है टेक्सटाइल की कि आपने कॉटन की प्राइस ली, उसके अंदर आपने इनपुट कॉस्ट आपने शामिल कर दी, जो आपकी एनर्जी कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट। हमारे पास लेबर कॉस्ट सस्ती है, लेकिन यूटिलिटी की कॉस्ट हमारी रीजन में महंगी हो गई है, तो वो हम कैसे compete करेंगे, ये देख के हमें प्लान करने हैं, यही देख के हमें आगे पॉलिसीज लानी है। कोई भी पॉलिसी ऐसी लाएं कि जिसमें फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्राडिक्शन सबसे बड़ा पाकिस्तान के ऊपर एक अजाब हुआ हुआ है, जिससे आपको वो रिजल्ट नहीं मिलते। एक तरफ आप एक पॉलिसी दे रहे होते हैं कि जी हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, दूसरी तरफ आपकी पॉलिसी आ रही है कि आपने एनर्जी को महंगा कर दिया है। फिर आपके ऊपर जो इम्पैक्ट आना चाहिए कि रीजन के साथ आप कंपिटिटिव, जो रेट रीजन में चल रहा है उस रेट पे लेकर आए, आप वो नहीं ला रहे, आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं जो लोग ऑलरेडी इसमें बैठे हुए हैं। अब ला के टेबल पे एक दफ़ा एक बड़ा खाना कर दिया जाए और उनको बुलाएं कि भाई आपका मुल्क है, आप ही पाकिस्तानी हो, यहाँ बैठ के आप इसको एग्री करो और ये कैपेसिटी पेमेंट जो वगैरह है इसको सब ठीक कर लो। इतने साल 92 से 2024 तक कमा चुका है यार, पाकिस्तान को पे बैक अब तो पाकिस्तान को देने की जरूरत है, वरना पाकिस्तान का कैसे क्या से गुजारा होगा। तो ये आपको जरूर करना है और जाहिर है कि इसके लिए एक विल की भी ज़रूरत है और करने की भी ज़रूरत है। आदिल साहब, ऑप्शंस तो हैं, बात की जा सकती है और काम भी किया जा सकता है, लेकिन यह है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिला के अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। मुल्क एक सही डायरेक्शन में एक बहरहाल चल पड़ा है और मज़ीद भी जा सकता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए अब कुछ लोग तो ऐसे ना कि जो हमारे बिल्कुल हुकूमती हलकों के करीब तरीन लोग हैं, कुछ तो ऐसा मतलब परसेप्शन ये बनाई गई थी कि शायद ये सारी फॉरेन कंपनीज़ हैं और बाहर के लोग हैं जो IPPs के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन हमने देखा कि हमारे अपने मुल्क के अंदर के लोग भी हैं जिनके साथ बैठ के बड़ा ईजीली नेगोशिएट किया जा सकता है, उनको बात समझाई जा सकती है, उनके साथ बात की जा सकती है। क्योंकि जैसे प्रॉफिट टेकिंग की बात हुई तो वो अपने पैसे पूरे कर चुके, अब तो प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो उनके साथ बैठ के नेगोशिएट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। बात यह है सिर्फ आपकी पॉलिटिकल विल मौजूद है कि नहीं, तो पॉलिटिकल विल तो मौजूद है और सामने नज़र भी आ रहा है, इम्पैक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं। मतलब देखें कि आप पूरे मुल्क के अंदर अगर कहीं भी कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें जो सबसे जो इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर है वो आपके एनर्जी के हवाले से है, बिलिंग के हवाले से है, बिजली के बिलों के हवाले से है। तो इस वक्त ये टाइम है कि उन लोगों को बात समझाई जा सकती है जो हमारे हुकूमती हलकों के करीब तरीन लोग हैं, उनके साथ बैठ के नेगोशिएट किया सकता है। और कुछ हमारे दोस्त ममालिक हैं कि ये क्यों परसेप्शन बनाई गया कि IPPs के जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं ये फुल एंड फाइनल में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है, बैठ के बात हो सकती है और इसको किया जा सकता है। और ये बिल्कुल इसको मतलब ये अभी टाइम है, क्योंकि इस वक्त देखिए पूरे मुल्क के ये अंदर एक लावा पक रहा है। आप देख रहे हैं कि सिर्फ हल्की सी चंगारी चाहिए, यही टाइम है अवेयरनेस का और इसी टाइम इसको देखना पड़ेगा, यही टाइम है। देखें हमारे मुल्क में हमेशा ववेला मचाया जाता है कि जी 70-75 साल हो गए, पाकिस्तान ठीक नहीं। देखें कंट्रीज के ऊपर 100-200 साल का टाइम गुजरा है। चाइना ने कितना टफ टाइम गुजारा है, दुनिया के कितने ममालिक हैं, नॉर्थ कोरिया को देखें, वियतनाम को देखें और कितने ममालिक हैं जिन्होंने बड़े टफ टाइम गुजारे हैं। तो हम क्यों कहते हैं कि जी हमारा पाकिस्तान जो है वो 70 साल से ये इतना टाइम गुजरता है मुल्क को बनने के लिए, अब वो टाइम हमारा टफ टाइम गुजर चुका है। देखें हमारे बच्चे जो हमारे 70% पॉपुलेशन हमारी बच्चों पे जो मुश्तमिल है, जो 21 और 25 साल के दरमियान जो हैं बच्चे, अब वो मतलब टाइम आ गया कि उन्होंने जिम्मेदारियां उठानी है और उनके जहन पोल्यूटेड नहीं है
और वो इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं अब ये, और वो उनको बिल्कुल अब जिम्मेदारियां देने का टाइम है। बच्चे हमारे देखें, पीछे $3 अरब की बात की गई कि हमारे अब पहले हो रहा था कि शायद हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसा ज़्यादा भेजना शुरू कर दिया, अब पता चल रहा है कि हमारे बच्चे, और ख़ास तौर पे साउथ के अंदर, ये जो हमारा साउथ पंजाब है वहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, केपी के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं जो अपने इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर काम करके, और $200, $300, $500 ये मंथली बेसिस के ऊपर उनके पैसे आ रहे हैं, जिससे हमारे पैसे बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर रेवोल्यूशन आ सकता है और वो IT सेक्टर से भी आ सकता है, और एनर्जी क्राइसिस जो है वो बिल्कुल ये एलिमिनेट हो सकता है। पाकिस्तान में थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल मतलब है मिसपरसेप्शन बनाई गई है कि इन लोगों के साथ बैठ के नेगोशिएट नहीं हो सकता, बिल्कुल नेगोशिएट हो सकता है और इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। ये यूथ की बात की है जावेद सिद्दीक साहब, हम देख रहे हैं कि ये देखें अब कितनी अहम बात की आदिल नवाज साहब ने कि यही यूथ 20 साल 25 साल नौजवान IT में ये कितना काम कर सकते हैं, घर में बैठकर कितना काम कर सकते हैं, ये कमा सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि कुछ हमारे नौजवान, हम उसको जनरलाइज नहीं करते, कुछ एक ख़ास सियासी जमात को फॉलो करने वाले नौजवान जो हैं वो किस सोशल मीडिया में चले गए, रियासत के हवाले से, शख्सियात के हवाले से जो एक प्रोपेगेंडा किया गया, जो इदारों पर कीचड़ उछाला गया, ये भी बड़ी बदकिस्मती कुछ यूथ का जो हिस्सा है, वैसे तो यूथ को कहते हैं इंजन ऑफ ग्रोथ। दुनिया में ऐसे बेशुमार ममालिक हैं जहाँ पॉपुलेशन बड़ी एजड है और वो तरस रहे हैं कि उनके यहाँ यंग लोग हों जो कि उस मुल्क के फ्यूचर को तरक्की दे सकें। क्योंकि यूथ में एनर्जी है, यूथ में एक विजन होता है, यूथ के अंदर एक डायनामिज्म होता है। वो हमारा मुल्क जो है अल्लाह ने उसको इससे नवाजा है, इसको यूज़ करने की ज़रूरत है। जो मिसगाइडेड यूथ है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इनकी एनर्जीज़ को चैनलाइज करने की ज़रूरत है इन ए पॉजिटिव वे, ताकि उनको हम इस्तेमाल कर सकें मुल्क की ग्रोथ के लिए, और वो कमाल के वो मोज़े बर्पा कर सकते हैं। दे कैन डू मिरेकल्स फॉर पाकिस्तान। ये कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन यूथ को इस्तेमाल करना। अब देखें ना, एक ये ख़बरें भी आ रही हैं कि ऐसी नेगेटिव ख़बरें होती हैं कि लाखों लोग जो हैं मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हैं। दैट मीन्स कि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं एंड दे डोंट वांट टू लिव इन पाकिस्तान। ऐसा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको होप देनी है, उनसे काम लेना है। हमारी यूथ अफेयर्स की मिनिस्ट्री भी है, प्लानिंग की मिनिस्ट्री भी है, उनके जहन में होना चाहिए कि इस यूथ को कैसे पाकिस्तान की तरक्की के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाना है। और ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा पोटेंशियल, बहुत बड़ा मईशत के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल। मैं समझता हूँ कि हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए और एक प्लानिंग करनी चाहिए। और हमारा यूथ बड़ा टैलेंटेड है, ये नहीं है। देखें ना, दुनिया में जहाँ जाते हैं, अमेरिका में, यूरोप में, एल्सवेयर, यूके में, अब देखें ये यूके के रिसेंट इलेक्शंस जो हैं, इसमें हमारे 7-8 लोग जो हैं, तकरीबन यंग लोग हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट बन चुके हैं, और एक तो मिनिस्टर बन चुकी है हमारी जो खातून है, पाकिस्तान से रिलेटेड है वो। सो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों में टैलेंटेड बहुत है, यूथ में टैलेंट है, और इसको एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है और इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो यूथ थोड़ा सा बहक गया है या इधर उधर चला गया है, उसको छोड़ के हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में 65, 66, 67% तक का फिगर है कि 17 साल से लेकर 35 या 40 साल तक यंग लोग हैं। उनको इस्तेमाल करना चाहिए, और इसके लिए गवर्नमेंट जो है बड़ी सीरियस भी है। गवर्नमेंट में ये रियलाइजेशन मौजूद है कि हमारे पास यंग लोग हैं, हम इनको इस्तेमाल करके अपनी जो कैपेसिटी है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको हम बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं इन यंग लोगों की वजह से। तो प्लानिंग की ज़रूरत है, कमिटमेंट की ज़रूरत है, और इनको यूज़ करने की ज़रूरत है। इनकी एजुकेशन जो है, एक रवायती एजुकेशन जो हमारी यूथ की थी, उस पर भी नज़रसानी करनी चाहिए कि हमारी यूथ को स्किल्ड होना चाहिए, और ऐसे शोबों में उनको स्किल्ड किया जाए जिनकी ज़रूरत है इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। बिल्कुल सही। आप अगर वो मज़ामीन पढ़ाते रहेंगे नौजवानों को जिनकी रेलेवेंस नहीं है, जो इस एरा ऑफ टेक्नोलॉजी में और इस एज में अगर वो रेलेवेंट तालीम नहीं है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। खलीजी ममालिक में अब जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, वहाँ से जो बहुत बड़ा ज़र्रे मुबादला आ रहा है, अब वो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, वो भी कह रहे हैं कि स्किल लोगों को यस, उनका एक बहुत बड़ा डिमांड है। यहाँ जो एम्बेसडर्स थे मेरे साथ, सऊदी अरब भी और UAE वगैरह, ये बात करते रहे
कि आपको अब डाइवर्सिफाई करना चाहिए। एक ज़माना था सिर्फ आपको मज़दूर चाहिए था, तरखान चाहिए था, राज चाहिए था, इलेक्ट्रीशियन चाहिए था। अब वो एक सेकंड थर्ड फेज़ में चले गए खलीजी ममालिक। वो बड़ी सोफिस्टिकेशन आ गई है वहाँ पे। वो डेवलपमेंट के ऐसे फेज़ में जहाँ अब उनको हाईली स्किल्ड टेक्निकल लोग चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए और बहुत ज़्यादा स्किल्ड लोग चाहिए। तो पाकिस्तान को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, ताकि ऐसा यूथ जाए जो ज़्यादा आपको ज़र बदला कमा के दे। इस वक्त जो वफ्द चीन का आया हुआ है, जो यहाँ पे बात हुई है, उसमें एक पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो सनती ताउन है उस पर भी जोर दिया गया है कि इसको भी बढ़ाया जाए। यहाँ पे इकनॉमिक जोन, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स आइडेंटिफाई भी हुए, बन भी चुके हैं, लेकिन इंडस्ट्री अभी लगी नहीं। उसमें ज़ाहिर है कि गुज़श्ता हुकूमत जो थी तहरीक इंसाफ की, उसकी लापरवाही की वजह से वो प्रोजेक्ट स्लो डाउन हुए और नहीं बन सके। अभी ज़रूरत है हमें कि इस पर काम आगे बढ़ाएं, जैसे कि कमिटमेंट हुई कि CPEC फेज़ 2 पे काम करने की ज़रूरत है और तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। देखिए, CPEC के ऊपर अब काम जब से प्राइम मिनिस्टर साहब ने विजिट किया रिसेंट, जो चाइना में गए थे, तो वो जिस जगह उन्होंने विजिट किया वो IT का सेक्टर था और वहाँ से बेशुमार लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में, कंपनीज के लिए आ रहे हैं। हमें यहाँ पे सिस्टम जो है उनकी कंपनीज को रजिस्टर करने का, उनको फैसिलिटेट करने का, क्योंकि मुख्तलिफ अदारों की स्क्रीनिंग भी होती है उनके लिए, उसको आसान करना होगा। जब कोई इन्वेस्टर आता है तो अगर वो 1 हफ़्ता यहाँ रह रहा है तो उस 1 हफ़्ते के अंदर उसके काम प्रोसेस हो जाए, उसकी कंपनी रजिस्टर हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी ऐसा हो रहा है कि कंपनीज को रजिस्टर करा के उनको पूरा ऑपरेटिव करने में महीने लग रहे हैं। उसको हमें तेज़ करना है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ सकती है, ख़ास तौर पे IT सेक्टर के अंदर। उनको जितने चाइना के अंदर IT की कंपनीज हैं उनको पाकिस्तान में सस्ती लेबर मिल रही है, जो कॉल सेंटर में या दूसरी जगह $100 पर पर्सन के हिसाब से, उनको पर मंथ के हिसाब से उनको लेबर मिल जाती है। $100 कुछ भी नहीं है। वो अगर यहाँ पे आते हैं, हमने सिर्फ उनको फैसिलिटेट करना है, तो हमारा क्या होगा कि कम्बिनेशन ऑफ चाइनीज़ माइंड और पाकिस्तानी यूथ का, हम एक उनकी लैंग्वेज सीखेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी सीखेंगे, फिर उसको वापस एक्सप्लोर यूँ करेंगे कि पाकिस्तान में आप देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक एग्रीमेंट किया था कि पाकिस्तानी यूथ भी वहाँ जाएगी। तो वो जब इन कंपनीज में काम कर रहे होंगे उनको पता चल जाएगा कि इनका किस तरह का काम करने का स्टाइल है। चाइना जाएंगे तो हमारे पास IT की अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगी। चाइना ने AI में और IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा तरक्की की है और दुनिया को हिला के रख दिया है। वो एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ हमारे ताल्लुकात जितने बेहतर हों हम उनसे सीख सकते हैं। और उनके साथ हमने एक और चीज़ भी करनी है जो इंडिया कर रहा है, वो वर्क परमिट की अप्रूवल ले रहा है वहाँ पे कंपनीज की। चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है, हमारी एक्सपोर्ट की $ट्रिलियंस की मार्केट है। हम सिर्फ वहाँ पे $3-3.5 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ से हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा है। हम अगर वहाँ पर वर्क परमिट का कराएं कि हमारे लोग एक्सपोर्टर्स कंपनीज अपनी वहाँ ऑफिस खोलें, टेक्सटाइल सेक्टर वहाँ जाए, डिस्प्ले करे, स्टोर्स खोले, यूरोपियन ब्रांड वहाँ पहुँच गए, तो उससे आपका वहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ेगी। थोड़ी सी चीज़ों को हमको नए तरीके से करना है। जो हमारी मशीनरी है उसमें सब पोटेंशियल है, उनको एक गाइडलाइन देनी है कि भाई अब इस सेक्टर पे इस तरह से काम करो। चाइना एक बहुत बड़ा इंपोर्टर कमोडिटीज़ का है। अगर चाइना तो बहुत बड़ा EV मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस USA में लग गई, यूरोप ने लगाई। वो पाकिस्तानी और चाइनीज़ कंपनीज अगर जॉइंट वेंचर यहाँ कर लेते हैं सिर्फ EVs की जैसे, और उनको छोटी गाड़ियाँ पाकिस्तान में भी मिलेंगी, हमारी कंजम्पशन भी हमारी जो है फ्यूल की कम होगी और एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम। इसी तरह से और इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर हैं, जो डोमेस्टिक अप्लाइंसेज हैं वो यहाँ पर बना सकते हैं। आप अपनी GSP+ हमने यूरोप के साथ लिया हुआ है, हम वहाँ पे टेक्सटाइल और चावल के अलावा क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास इसमें ये भी है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चाइनीज़ कंपनीज आपको टेक्नोलॉजी देंगी, आपको कॉस्ट एफिशिएंट बनाएंगी, क्योंकि उनका काम करने का कुछ सेक्टर्स मैंने देखे हैं जिस तरह से वो प्रोडक्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा है। हमारे लोगों की प्रोडक्टिविटी इसलिए कम है कि जो हमने अभी स्किल की बात कर रहे थे, हमारे ये नेफ्टा टेफ्टा जितने भी अदारे हैं ये वही पुरानी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ऑब्सोलीट हो चुकी टेक्नोलॉजी। आज पाकिस्तान से अगर आपको एक क्रेन ऑपरेटर चाहिए जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है हाई राइज बिल्डिंग में, पाकिस्तान से प्रोफेशनल क्रेन ऑपरेटर नहीं मिलेगा। वो बेचारा वहाँ जाके तगारी उठाने वाला मजदूर वहाँ बैठ के उनके साथ सीख के ऑपरेटर बन गया है। तो डिप्लोमा होल्डर्स हों, आप एजुकेशन के सिस्टम को चेंज करो। आपको इंटर तक ये जो आप 9th में डिसाइड कर लेते हो कि जिसने प्री मेडिकल में जाना है, इसने प्री इंजीनियरिंग में या IT में, उसको चेंज करके 12th ग्रेड तक आप बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाएं और उसमें मैंडेटरी हो कि आप टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ोगे, क्योंकि हर शख्स ना डॉक्टर बन सकता है, ना इंजीनियर, ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो वो आपका जब उसके पास स्किल होगी तो आगे काम करेगा। जर्मनी का तरक्की का राज इसीलिए वहाँ पे इसीलिए ज़्यादा इंजीनियर पैदा हुए हैं कि वहाँ पर भी ये सिस्टम है। आपने क्रेन ऑपरेटर की बात की है, मैं माजरत के साथ
थोड़ा सा एक इख्तिलाफ करूँगा, कुछ लोग हैं हमारे पास। अब आप देखें दुबई के अंदर जब बुर्ज खलीफा बन रहा था तो उस पर सबसे हाइट पे जो काम करने वाला था, वहाँ कोई काम नहीं कर रहा था, वहाँ पाकिस्तानी क्रेन ऑपरेटर ने काम किया था। टैलेंट है, लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी होती है ना कि चीन हमारा इतना पुराना दोस्त है, लेकिन हम ये हमारी ही कमजोरी है ना कि हम अभी तक कुछ नहीं हासिल कर सके। देखें ना, तो आपको रोका नहीं है, आपको रोका नहीं ना चीन ने। आप उनसे क्रेन ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग करवा लो, यहाँ इंस्टीट्यूट नहीं है इनके पास। तो जो यूएई में जिन्होंने काम किया है उन लोगों ने, क्योंकि दलेर लोग हैं, हमारे मेहनती लोग हैं, पेशावर के केपीके के सबसे ज्यादा वहां जाते हैं, उन्होंने वहां जाके अच्छा सीख जाते हैं बड़ी जल्दी। इनको उन्होंने वहां रहते हुए सीख गए और वहां पर उन्होंने काम किया। अगर आप यहां से किसी को एक्सपोर्ट करते हो मैन पावर को, तो जो जीसीसी के हमने जो एग्रीमेंट किए थे 70s में, उसमें यही अनस्किल्ड लोग जाते थे। अब वो वहां पे डिमांड चेंज हो गई, हमारी मार्केट को बांग्लादेशी रिप्लेस कर रहे हैं। आपका इंडिया की देखें रेमिटेंस 100 बिलियन से ज्यादा हो गई है। हमने प्रोफेशनल से मंगाना है। हम सऊदी अरब, सबसे ज्यादा हमारी रेमिटेंस सऊदी अरब से आती है, तो यूएसए से क्यों नहीं आती जहां हमने डॉक्टर भेज दिए? आपकी यूरोप से क्यों नहीं आती? वहां पर भी डॉक्टर इंजीनियर बैठे हुए हैं। तो हमें एक सिस्टम करना है कि जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको भी रिस्पेक्ट देनी है, वो आके इन्वेस्ट करें। बिलियंस ऑफ डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो यूएसए में सिर्फ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, आपके यूरोप में बैठे हुए मालदार, लेकिन वो यहाँ नहीं आ रहे। उनको हमने इंडिया की पॉलिसी की तरह वापस लाना है। यहाँ पर सेविंग कम है, यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तानियों की तो बढ़ जाएगा। आपको ये आप जी जावेद सिद्दीकी आप कुछ कहना चाहते हैं? एक फिक्रा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, उतरिबुल इल्मा वलौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन जाना पड़े। चीन हमारा नेबर है और हम उससे सीख नहीं पा रहे। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हमें सीखना चाहिए कि किस तरह उन्होंने फिनोमिनल प्रोग्रेस की है पिछले 30-40 साल। ये आदिल साहब, लेकिन इस बात की अब अंडरस्टैंडिंग तो पाकिस्तान में है। अब ये हम देखें P2P जिसको अब कहा जाता है, G2G भी कहा जाता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन अवाम का भी आपस में कनेक्शन हो रहा है। हमारे तालिब इल्म भी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से PhD भी करके आ रहे हैं, MS भी करके आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग हो भी रही है और इसकी ज़रूरत भी महसूस की जा रही है कि चीन से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी की मद में भी, स्किल्स की मद में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल। देखें, फिर देखना है ना कि किस चीज़ से उन्होंने ये अचीवमेंट्स हासिल की हैं। देखें, चाइना और हमारा जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया, इन्होंने क्या किया कि स्टार्टअप्स की वजह से इन्होंने ग्रो किया है। इन्होंने स्टार्टअप्स को जो है ना वो वैल्यू दी है कि आप में शुरू करने के लिए कोई भी काम, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड है, हमने क्या लर्न किया है? हमने ना एजुकेशन के लिए फैसिलिटेट किया लोगों को, ना स्टार्टअप्स के लिए फैसिलिटेट किया। आज अगर हम कोई भी बंदा कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई स्टार्टअप करना चाहता है, उसके लिए क्या फैसिलिटेशन मौजूद है? हम बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर तो बना रहे हैं, हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात भी कर रहे हैं। आया हम सोच रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ बिजनेस कहाँ हम लेके जा रहे हैं? हमने उससे क्या सीखा है? चाइना ने क्या किया है कि उसने एनर्जी फ्री की थी ना, मतलब स्टार्टअप्स के लिए उसने क्या कहा कि आए करें काम, बस आप प्रोडक्शन शुरू करें किसी भी तरीके से। हम क्या करें? हम कह रहे हैं नहीं, सबसे पहले ये पैसे यहाँ पे जमा कराएं, इस एनओसी के लिए पैसे जमा करवाएं, इस ये आपके आगे ये रुकावट है, आपने फलां अप्रूवल लेना है, आपने फलां अप्रूवल लेना है। बात हम वन विंडो की कर रहे हैं, आया वन विंडो पे काम हो रहा है? मतलब सोच मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो ब्यूरोक्रेसी मौजूद आगे जो स्टैंडर्ड जो उन्होंने बनाए हुए हैं काम करने के लिए, आपके FPR के ऑफिस के अंदर पूरे मतलब वहाँ पे बैठ के झगड़ा हुआ है इस बात के ऊपर, उस पैसे की तकसीम के ऊपर, कि जो आपको पता इसी वजह से शायद वज़ीर आज़म साहब ने FBR पे फिर एक्शन भी लिया है और वो हुई हैं जो 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 काम नहीं करने वाले अफसरान थे उनको उनके खिलाफ एक्शन लिया है कमिटमेंट के साथ। ये आपने वन विंडो की बात की, बड़ी अहम बात की जावेद सिद्दीकी साहब। एक SIFC ही दरअसल वो बुनियाद अब फराहम कर रहा है कि जब ममालिक आते थे या बैरूनी सरमायाकार आते थे तो उनको हम देखते थे कि NOC के हवाले से, सरमायाकारी के हवाले से बड़ी मुश्किलात होती थी। ये एक ठोस बुनियाद फराहम कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है और मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। और अगर हमें अपने तरक्की की रफ्तार को बढ़ाना है, एक्सेलरेट करना है, तो ये इदारा उसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एक जो रिजर्वेशन रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स की, वो हमारा जुडिशल सिस्टम भी रहा है। जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल जो ऑब्लिगेशंस होती हैं उनमें कोई झगड़ा खड़ा हो जाता है तो बहुत अरसा लग जाता है फैसले करने में। तो उनका ये कहना है कि आप अपने जुडिशल रिफॉर्म्स इस तरह करें कि आपके अगर कोई पाकिस्तानी कोई बाहर से आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है, कोई तनाज़ा खड़ा हो जाता है तो उसका जल्द फैसला हो जाए। ये भी एक बड़ी रुकावट है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना निज़ाम ज़िंदगी, अपना तर्ज जो सोच है उसको तब्दील करें।
और जब तक हम ये नहीं करेंगे, दुनिया चेंज हो रही है और बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। देखें ना टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो दुनिया में एक रेवोल्यूशन बर्पा कर रही है और हम बहुत पीछे हैं। सो हमें एक जस्त लगानी है ताकि हम दुनिया के साथ चल सकें। और हमारे रीजन में बहुत से मालिक हैं, चाइना तो है ही है, इंडिया इट्सेल्फ जो है, जो हमारा नेबर है और हमारा राइवल भी है कई मामलात में, उसको भी हमें देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। बांग्लादेश इसी तरह और कई ममालिक हैं, तो उनसे सीखना चाहिए और हमें अपना वो एक रवायती जो मिजाज है हमारी गवर्नेंस का और हमारी ब्यूरोक्रेसी का, उसको बदलना चाहिए। तो SIFC का आपने सवाल किया था, वो एक इम्पॉर्टेंट फैसिलिटेटर बन सकती है और वो एफ़र्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारी एफ़र्ट्स उन्होंने की हैं, उसका एक अच्छा नतीजा भी निकला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इसको तेज़ करने की तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ना है। चाइना ने डेंग सियाओपिंग जो थे, उनके बड़े रिफॉर्मिस्ट थे, 1980 के बाद पिछले 30 साल में ये फिनोमिनल प्रोग्रेस करके दुनिया की सुपर ताकत। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद सिद्दीक साहब, आदिल नवाज भट्टी साहब और शमसुल इस्लाम खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। ये जो तवानाई सेक्टर है ये मईशत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इसमें इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।